दोस्तों नमस्कार। आइए आज प्रस्तुत है इस्मत चुगताई जी की कहानी बिच्छू फूफी। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वो रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियाँ और कोसने दे रही थीं। ये खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनन उसे बंद रखा जाता था क्योंकि पर्दे वाली बीवियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई नाचने वालियों के ज़मादार थे। कोई शादी ब्याह खतना बिस्मिल्लाह की रस्म होती, रहमान भाई औने पौने उन नाचने वालियों को बुला लेते और गरीब के घर में भी वहीद जान, मुश्तरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोले की लड़कियां बालियां उनकी नज़र में अपनी सगी माँ बहनें थीं। उनके छोटे भाई बुंदू और गेंदा आए दिन ताक झांक के सिलसिले में सर फुटबल किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नज़रों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी में ही अपनी साली से जोड़ तोड़ कर लिया था। उस यतीम साली का सिवाय उस बहन के कोई मरा जीता न था। बहन के यहाँ पड़ी थी, उसके बच्चे पालती थी, बस दूध पिलाने की कसर थी, बाकी सारा गुमूत वही करती थी। और फिर किसी नकचढ़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल खाला की सूरत पे है। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हो, पर कभी पंचों में इकरार न किया। यही कहा करती थी, जो कुंवारी को कहेगा उसके दीदे घुटनों के आगे आएगा। हाँ, बर की तलाश में हर दम सूखा करती थी, पर उस कीड़े भरे कबाब को बर कहाँ जुड़ता। एक आँख में ये बड़ी कौड़ी सी फली थी, पैर भी एक ज़रा छोटा था, कूल्हा दबा कर चलती थी। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरह का बॉयकॉट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमा कर कह देते। मोहल्ले में रहने की इजाज़त दे रखी थी, यही क्या कम इनायत थी। रहमान भाई उसी को अपनी इज्जत आफजाई समझते थे। यही वजह थी कि वो हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर तूल तवील गालियाँ दिया करती थी, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे। मैजिस्ट्रेट से कौन बैर मोल ले। उस दिन पहली दफ़ा उसे मालूम हुआ कि हमारी इकलौती सगी फूफी बादशाही खानम है और ये लंबी लंबी गालियाँ हमारे ख़ानदान को दी जा रही थीं। अम्मा का चेहरा फक था और वो अंदर कमरे में सहमी बैठी थी, जैसे बिच्छू फूफी की आवाज़ उन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे 6 माहे इसी तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की में बैठकर हुक्कारती। अब्बा मियाँ उनसे जरा सी आड़ लेकर मज़े से आराम कुर्सी पर दराज अखबार पढ़ते रहते और मौका महल पर किसी लड़के वाले के जरिए कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फुप्पी बादशाही फिर शताबियाँ छोड़ने लगती। हम लोग सब खेल कूद पढ़ना लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाते और मुड़ मुड़ कर अपनी प्यारी फूफी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की को बैठती थी वो उनके तूल तवील जिस्म से लबालब भरी हुई थी। अब्बा मियाँ से इतनी हमशक्ल थीं जैसे वही मूछें उतार कर दुपट्टा ओढ़कर बैठ गए हों, और बावजूद कोसने और गालियाँ सुनने के हम लोग बड़े इत्मीनान से उन्हें ताका करते थे। 5.5 फुट का कद, 4 अंगुल चौड़ी कलाई, शेर सा कल्ला, सफ़ेद बगुला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भारी सी थोड़ी और आवाज़ तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक सुर नीची ही होगी। फुप्पी बादशाही हमेशा सफ़ेद कपड़े पहना करती थी। जिस दिन फुप्पा मसूद अली ने मेहतरानी के संग कुलेलें करनी शुरू की, फुप्पी ने बट्टे से सारी चूड़ियाँ छन छन तोड़ डाली, रंगा दुपट्टा उतार दिया और उसी दिन से वो उन्हें मरहूम या मरने वाला कहा करती थी। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वो हाथ पैर अपने जिस्म को न लगने दिए। ये सनेहा जवानी में हुआ था और अब जब से रंडापा झेल रही थी। हमारे फूफा हमारी अम्मी के चचा भी थे। वैसे तो न जाने क्या घपला था, मेरे अब्बा मेरी अम्मा के चचा लगते थे, और शादी से पहले जब वो छोटी सी थी तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इसी भयानक देव से होने वाली है, तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारी से अफ्यून चुरा कर खा ली थी। अफ्यून ज़्यादा नहीं थी और कुछ दिन लोट पोट कर अच्छी हो गई थी।
उन दिनों अब्बा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना, जो अब्बा के फूफी जात भाई भी थे और बुज़ुर्ग दोस्त भी, उन्होंने समझा बुझाकर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर वो रहे भूखे प्यासे टहलते रहे। अधखुली आँखों से मेरी अम्मा ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेकरारी से तड़पते देखा। उमराव भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देव की आवाज़ लरज रही थी। नाना मियाँ खूब हंसे। नहीं बिरादर, खातिर जमा रखो, कुछ ना होगा। उस वक्त मेरी मुन्नी सी मासूम माँ एकदम औरत बन गई थी। उसके दिल से एकदम देवजाद इंसान का खौफ निकल गया था। जभी तो मेरी फूफी बादशाही कहती थी मेरी अम्मा जादूगरनी है, और उसका तो मेरे भाई से शादी के पहले ताल्लुक़ होकर पेट गिरा था। मेरी अम्मा अपने जवान बच्चों के सामने जब ये गालियाँ सुनती तो ऐसी बिसूर बिसूर कर रोती कि हमें उनकी मार फरामोश हो जाती और प्यार आने लगता। मगर ये गालियाँ सुनकर अब्बा की गंभीर आंखों में परियां नाचने लगती। वो बड़े प्यार से नन्हे भाई के ज़रिए कहलवाते, क्यों फूफी, आज क्या खाया है? तेरी मैया का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फूफी जलकर मरंदा हो जाती। अब्बा फिर जवाब दिलवाते, अरे फूफी, जब भी मुंह में बवासीर हो गई है, जुलाब लो जुलाब। वो मेरे नौजवान भाई की मिचमिचाती लाश पर कौओं चीलों की दावत देने लगती। उनकी दुल्हन को, जो न जाने बेचारी उस वक्त कहाँ बैठी अपने ख्याली दुल्हा के इश्क में लरज रही होगी, रंडापे की दुआएं देती, और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां देकर बुदबुदाती, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। फिर अब्बा उकसाते और नन्हे भाई पूछते, फूफी बादशाही मेहतरानी फूफी का मिजाज तो अच्छा है, और हमें डर लगता कि कहीं फूफी खिड़की से फांद न पड़े। अरे जा सपोलिए, मेरे मुंह न लग, नहीं तो जूती से मुंह मसल दूंगी। ये बुढ़ा अंदर बैठा क्या लौंडों को सिखा रहा है? मुगल बच्चा है तो सामने आकर बात करे। रहमान भाई, इस बौरानी कुतिया को संख्या क्यों नहीं खिलाते? अब्बा के सिखाने पर नन्हे भाई डरते हुए बोलते। हालांकि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत न थी, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज़ उनकी है मगर अल्फाज अब्बा मियाँ के हैं। लिहाजा गुनाह नन्हे भाई की जान पर नहीं, मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूफी की शान में कुछ कहते हुए उन्हें पसीने आ जाते थे। कितना ज़मीन व आसमान का फ़र्क था हमारे ददियाल और ननिहाल वालों में। ननिहाल हकीमों वाली गली में थी और ददियाल गाड़ी बानो कटहड़े में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती के ख़ानदान से थे, जिन्हें मुग़ल बादशाह ने मुर्शिद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में उसे बसे अरसा हो चुका था, रंगतें सांवली हो चुकी थीं, नुकूश नर्म पड़ चुके थे, मिजाज ठंडे हो गए थे। ददियाल वाले बाहर से सबसे आखिरी खेप में आने वालों में से थे। जहनी तौर पर अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे। खून में लावा दहक रहा था। खड़े खड़े तलवार जैसे नुकूश, लाल फिरंगियों जैसे मुंह, गुरिल्लों जैसी कदो कामत, शेरों जैसी गरजदार आवाज़ें, शहतीर जैसे हाथ पांव, और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैरों वाले, शायराना तबीयत के, धीमी आवाज़ में बोलने चालने के आदी। ज़्यादातर हकीम, आलिम और मौलवी थे। जब भी मोहल्ले का नाम हकीमों की गली पड़ गया था, कुछ कारोबार में भी हिस्सा लेने लगे थे। शॉल, बाफ, जरदोज और अत्तार वगैरह बन चुके थे। हालांकि मेरे ददियाल वाले ऐसे लोगों को कंजड़े कसाई ही कहा करते थे, क्योंकि वो खुद ज़्यादातर फ़ौज में थे। वैसे मारधाड़ का शौक़ अभी तक नहीं हुआ था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पट्टे के हाथों दिखाना, और 64-25 की जो मेरे ननिहाल के मरगूब तरीन खेल थे, हिजड़ों के खेल समझना। कहते हैं जब आतिश फिजा पहाड़ फटता है तो लावा वादी की गोद में उतर आता है। शायद यही वजह थी कि मेरे ददियाल वाले ननिहाल वालों की तरफ खुद ब खुद खिंचकर आ गए। ये मेल कब और किसने शुरू किया सब शजरे में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। दादियाँ भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। न जाने क्यों कर वो शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के दादा ने
मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था कि उन्होंने अपनी बहन बकौल फूफी बादशाही कंजरों कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शौहर को गालियाँ देते वक्त वो हमेशा अपने बाप को कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं दिया करती, जिन्होंने चुगताई खानदान की मिट्टी पलीद कर दी। मेरी फूफी के 3 भाई थे, मेरे ताया, मेरे अब्बा मियाँ और मेरे चाचा। बड़े 2 उनसे बड़े थे और चचा सबसे छोटे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन, हमेशा से नखरीली और तुनक मिजाज। वो हमेशा तीनों पर रौब जमाती और लाड करवाती, बिल्कुल लौंडों की तरह पली। शेर सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की भी खासी मश्क थी। वैसे तो फैल फाल कर ढेर मालूम होती थी, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थी। सीना था भी 4 औरतों जितना। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते, बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी? उई तौबा मेरी, आलिम फाजिल बाप की बेटी मेरी अम्मा कान पर हाथ धरकर कहती, मगर वो नन्हे भाई से फ़ौरन फूफी को चैलेंज भिजवाते, फूफी हमारी अम्मा से कुश्ती लड़ोगी? हाँ हाँ, बुला अपनी अम्मा को, आ जाए खम ठोक कर। अरे उल्लू न बना दूँ तो मिर्ज़ा करीम बेग की औलाद नहीं। बाप का नुस्खा है तो बुला मुल्लाजादी को। और मेरी अम्मा अपना लखनऊ का बड़े पाँचों का पजामा समेट कर कोने में दुबक जाती। फुप्पी बादशाही दादा मियाँ गंवार थे ना, बड़े नाना जान उन्हें आमदनामा पढ़ाया करते थे। हमारे परनाना के दादा जान ने कभी दादा को कुछ पढ़ा दिया होगा। अब्बा मियाँ छेड़ने को बात तोड़ मोड़ कर कहलवाते, अरे वो इंतजे का ढीला क्या मेरे बाबा को पढ़ाता, मुजाविर कहीं का, हमारे टुकड़ों पर पलता था। वे सलीम चिश्ती और अकबर बादशाह के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता। हम लोग यानी चुगताई अकबर बादशाह के ख़ानदान से थे, जिन्होंने मेरी ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीर व मुर्शिद कहा था। मगर फुप्पी कहती, खाक पीर व मुर्शिद की दुम, मुजाविर थे मुजाविर। 3 भाई थे, मगर तीनों से लड़ाई हो चुकी थी और वो गुस्सा होती तो तीनों की धज्जियाँ बिखेर देती। बड़े भाई बड़े अल्लाह वाले थे, उन्हें हक़ारत से फ़कीर और भिकमंगा कहती। हमारे अब्बा गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्हें गद्दार और अंग्रेज़ों का ग़ुलाम कहती, क्योंकि उन्होंने मुग़ल शाही अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर डाली। वरना आज मरहूम पतली दाल के खाने वाले जुलाहे यानी मेरे फूफा के बजाय वो लाल किले में जैब-उन-निसा की तरह अर्क गुलाब में गुसल फरमा कर किसी मुल्क के शहंशाह की मल्लिका बनी बैठी होती। तीसरे यानी मेरे चाचा 10 नंबर के बदमाशों में से थे और सिपाही डरता डरता मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाज़िरी लेने आया करता था। उन्होंने कई कत्ल किए थे, डाके डाले थे। शराब और रंडीबाजी में अपनी मिसाल आप थे। वो उन्हें डाकू कहा करती थी, जो उनके कैरियर को देखते हुए कतई फुसफुसा लफ्ज़ था। मगर जब वो अपने मरहूम शौहर से गुस्सा होती तो कहा करती, मुँह जले, निगोड़ी नाहटी नहीं हूँ, 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। उनको खबर हो गई तो दुनिया का न रहेगा और कुछ नहीं। अगर छोटा सुन ले तो पल भर में अतड़ियाँ निकाल के हाथ में थमा दे, डाकू है डाकू। उससे बच गया तो मजला मजिस्ट्रेट तुझे जेल की सज़ा देगा, सारी उम्र चक्कियाँ पिसवाएगा। और उससे बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है तेरी आकिबत खाक में मिला देगा। देख मुग़ल बच्ची हूँ, तेरी अम्मा की तरह शिखानी फतानी नहीं। मगर मेरे फूफा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन पर रहम खाते हैं और वो बैठे मुस्कुराते रहते हैं। वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके ज़रिए से मेरे ननिहाल वाले ददिहाल वालों को बरसों से जला रहे हैं। हर ईद बकरीद को मेरे अब्बा मियाँ बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फुप्पी अम्मा के यहाँ कोसने और गालियाँ सुनने जाया करते। वो फ़ौरन पर्दा कर लेती और कोठरी में से मेरी जादूगरनी माँ और डाकू मामू को कोसने लगती। नौकर को बुलाकर सेवैयाँ भिजवाती, मगर ये कहती पड़ोसन ने भेजी हैं। इनमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, अब्बा छेड़ने को कहते और फिर सारी ननिहाल के चीथड़े बिखेरे जाते। सेवैयाँ खाकर ईदी देते, जो वो फ़ौरन ज़मीन पर फेंक देती कि अपने सालों को दो, वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं। और अब्बा चुपचाप चले आते और वो जानते थे कि फुप्पी बादशाही वो रुपए घंटों आँखों से लगाकर रोती रहेंगी। भतीजों को आड़ में बुलाकर ईदी देती। हरामजादो, अगर अब्बा अम्मा को बताया
तो बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। अम्मा अब्बा को मालूम था कि लड़कों को कितनी ईदी मिली। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियाँ न जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आते। नुसरत खानम बेवा हो गई, चलो अच्छा हुआ। मेरा कलेजा ठंडा हुआ। बुरे बुरे पैगाम शाम तक आते ही रहते और फिर वो खुद रहमान भाई के कोठे पर से गालियाँ बरसाने आ जाती। एक दिन ईद की सिवैयाँ खाते खाते कुछ गर्मी से जी मालिश करने लगा। अब्बा मियाँ को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ़ करना, हम तो चले। अब्बा मियाँ ने कराह कर आवाज़ बनाई और फूफी लश्तम पश्तम पर्दा फेंक छाती कूटती निकल आई। अब्बा को शरारत से हंसता देख उल्टे पांव कोसती लौट गई। तुम आ गई बादशाही, तो मलकुल मौत भी घबराकर भाग जाए, वरना हम तो आज ख़त्म ही हो जाते। अब्बा ने कहा। न पूछिए, फूफी ने कितने वजनी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा बिजली गिरेगी, नाली में गिरकर दम तोड़ोगे, कोई मैयत को कांधा देने वाला ना बचेगा। अब्बा चढ़ाने को उन्हें 2 रुपये भिजवा देते। भाई हमारी ख़ानदानी डोमनियाँ गाली दे दें तो उन्हें बेल तो मिलनी ही चाहिए। और फूफी बौखलाहट में कह जाती, बेल दे अपनी अम्मा बहनिया को, और फिर फ़ौरन अपना मुंह पीटने लगती। खुद ही कहती, ए बादशाही बंदी, तेरे मुंह को कालिख लगे, अपनी मैयत आप पीट रही है। फूफी को असल में भाई से ही बैर था, बस उनके नाम पर आग लग जाती। वैसे कहीं अब्बा के बगैर अम्मा नज़र आ जाती तो गले लगाकर प्यार करती, प्यार से नछो नछो कहती। बच्चे तो अच्छे हैं, वो बिल्कुल भूल जाती कि ये बच्चे उसी बदजात भाई के हैं जिसे वो अज़ल से अबद तक कोसती रहेंगी। अम्मा उनकी भतीजी भी थी। भाई किस तरह घपला था मेरी ददीहाल ननिहाल में। एक रिश्ते से मैं अपनी अम्मा की बहन भी लगती थी। इस तरह मेरे अब्बा मेरे दूल्हा भाई भी होते थे। मेरी ददीहाल को ननिहाल वालों ने क्या क्या गम न दिए। गज़ब तो जब हुआ जब मेरी फूफी की बेटी मसर्रत खानम ज़फ़र मामू को दिल दे बैठी। हुआ ये कि मेरी अम्मा की दादी यानी अब्बा की फूफी जब लब तो दोनों तरफ के लोग तीमारदारी को पहुँचे। मेरे मामू भी अपनी दादी को देखने गए। मसर्रत खानम अपनी अम्मा के साथ उनकी फूफी को देखने आई। बादशाही फूफी को कुछ डर खौफ तो था नहीं। वो जानती थी कि मेरे ननिहाल वालों की तरफ से उन्होंने अपनी औलाद के दिल में इत्मीनान बख्श हद तक नफ़रत भर दी है। और 15 बरस की मसर्रत खानम का भी सिन ही क्या था। अम्मा के कूल्हे से लगकर सोती थी, दूध पीती ही तो उन्हें लगती थी। फिर जब मेरे मामू ने अपनी करंजी शरबत भरी आँखों से मसर्रत जहाँ के लचकदार सरापे को देखा तो वहीं की वहीं जम कर रह गई। दिन भर बड़े बूढ़े तीमारदारी करके थक कर सो जाते तो ये फर्माबरदार बच्चे सिरहाने बैठ मरीजा पर कम एक दूसरे पर ज़्यादा निगाह रखते। जब मसर्रत जहाँ बर्फ़ में तर कपड़ा बड़ी बी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ाती तो ज़फ़र मामू का हाथ वहाँ पहले से ही मौजूद होता। दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आंखें खोल दी। लरजती कांपती गाँव तकिए के सहारे उठ बैठी। उठते ही सारे ख़ानदान के ज़िम्मेदार लोगों को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ, काजी को बुलवाओ। लोग परेशान कि बुढ़िया काजी को क्यों बुला रही है, क्या आखिरी वक्त सुहाग रचाएगी। किसको दम मारने की हिम्मत थी। दोनों का निकाह पढ़ाओ। लोग चकराए, किन दोनों का। मगर इधर मसर्रत जहाँ पट से बेहोश होकर गिरी, उधर ज़फ़र मामू बौखलाकर बाहर चले। चोर पकड़े गए, निकाह हो गया। बादशाही फूफी सन्नाटे में रह गईं। हालांकि कोई ख़तरनाक बात न हुई थी, दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़े थे, मगर बड़ी बी के लिए बस यही हद थी। और फिर जो बादशाही फूफी को दौरा पड़ा है तो बस घोड़े और तलवार के बगैर उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। खड़े खड़े बेटी दामाद को निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियाँ दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्मा तो चांद सी भाभी को देखकर निहाल हो गई। बड़ी धूमधाम से वलीमा किया। बादशाही फूफी ने जब उस दिन से फूफी का मुंह नहीं देखा। भाई से पर्दा कर लिया। मियाँ से पहले ही नाचाकी थी। दुनिया से मुंह फेर लिया। और एक जहर था कि उनके दिलो दिमाग पर चढ़ता ही गया।
जिंदगी सांप के फन की तरह डसने लगी। बुढ़िया ने पोते के लिए, मेरी बच्ची को फंसाने के लिए मकर गांठा था। वो बराबर यही कहे जाती, क्योंकि वाकई वो उसके बाद 20 साल तक और जी। कौन जाने, ठीक ही कहती हूँ फूफी। मरते दम तक भाई बहन में मेल न हुआ। जब अब्बा मियाँ पर फालिज का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक्त आ गया, तो उन्होंने फूफी बादशाही को कहला भेजा, बादशाही खानम, हमारा आखिरी वक्त है, दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। न जाने उस पैगाम में क्या तीर छिपे थे। भैया ने फेंके और बहनिया के दिल में तराजू हो गए। हल हलाती, छाती कूटती, सफ़ेद पहाड़ की तरह भूचाल लाती हुई बादशाही खानम उस ड्योढ़ी पर उतरी जहाँ अब तक उन्होंने कदम नहीं रखा था। लो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है। अब्बा मियाँ तकलीफ़ में भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अब भी जवान थीं। फूफी बादशाही बावजूद बालों की वही मुन्नी सी बिच्छू लग रही थी जो बचपन में भाइयों से मचल कर बात मनवा लिया करती थी। उनकी शेर जैसी खुर्राट आंखें एक मेमने की मासूम आंखों की तरह सहमी हुई थीं। बड़े बड़े आंसू उनके संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसो बिच्छू भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मा ने सिसकते हुए बादशाही खानम से कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह, या अल्लाह, उन्होंने गरजना चाहा मगर कांप कर रह गई। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे। या मौला, अपने रसूल का सदका। वो उस बच्चे की तरह झुंझलाकर रो पड़ी जिसे सबक याद ना हो। सबके मुंह फक हो गए। अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा, आज बिच्छू फूफी के मुंह से भाई के लिए कोसना ना निकला। सिर्फ अब्बा मियाँ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते, वो माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं। धन्यवाद।